मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अरुण कई लोगों से घिरा हुआ था। अंत में जो व्यक्ति आया था वह सांपों का राजा वासुकी था। उसके माथे पर मणि लगी हुई थी। उसने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, युवक, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने मेरे बेटे को यहाँ लाकर मुझे नया जीवन दे दिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अरुण ने कहा, मुझे सत्य राजा वासुकी की अंगूठी चाहिए। उसने कहा, ठीक है, यह लो। उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अरुण को दे दी और कहा, इसको जल में धोना और मन ही मन कहना, सत्य राजा वासुकी अंगूठी, मेरी इच्छा पूरी कर दो। जो भी तुमने काम करना हो इसी प्रकार से करना, ठीक है? राजकुमार सारंग ने कहा, पिताजी, इन्हें वापस भी भेजना है। हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गया। एक उड़न खटोला लाकर उसने दे दिया और कहा, इसमें बैठ जाओ। जहां भी जाना हो वहां का नाम ले लो। इसके बाद यह खटोला तुम्हें वहां पहुंचाकर गायब हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें जब भी इसकी जरूरत पड़े तो उड़न खटोले को याद कर लेना और आज से यह उड़न खटोला तुम्हारा ही है। अरुण इस उड़न खटोले में बैठ गया और अपने घर जाने की इच्छा की। उड़न खटोला उड़ चला। इस बार उसकी आंखें बंद नहीं थी। जहां जहां से भी उड़न खटोला उड़ता जाता वह तरह तरह के नए नए नजारे देखता। एक से एक सुंदर वन, पर्वत, नदियां और नगर उसकी आंखों के नीचे से गुजरते जाते थे। तभी उड़न खटोला एक नगर के ऊपर से निकला। उसने देखा वह नगर बहुत ही जगमगा रहा है और उसमें कोई भव्य आयोजन हो रहा है। उसने उड़न खटोले से कहा, मुझे यहाँ उतार दो। मैं यहाँ का उत्सव देखना चाहता हूँ। फिर बाद में मुझको मेरे घर पहुंचाना। उड़न खटोला वहां से अदृश्य हो गया। अरुण उस सुंदर से नगर में घूमने लगा। हर जगह अद्भुत सजावट देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह कैसा उत्सव है जिसमें पूरे नगर को ही सजाया गया है। उसने वहां घूमने वाले लोगों से पूछा, भाई, यह कौन सा नगर है और यहाँ कैसी सजावट हो रही है? लोगों ने उसे बताया, इस सुंदर से नगर का नाम रूपनगर है। यहाँ राजकुमारी चित्रा का स्वयंवर है। इसी के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। राजा राजकुमार आए हैं और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। क्यों? वह किस लिए? वह इसलिए कि यह विवाह राजा या राजकुमार से नहीं हो रहा, बल्कि विवाह शर्त पर हो रहा है। जो भी उसकी शर्त को पूरा कर देगा उसी के गले में राजकुमारी वरमाला डालेगी। वह शर्त कौन सी है? अरुण ने पूछा। राजा ने शर्त रखी है कि जो रात भर में एक सुंदर महल, एक सुंदर उपवन, एक सुंदर सरोवर और उस सरोवर में तैरता हुआ एक सफेद हंस का जोड़ा तैयार करके उन्हें दे देगा, उसी से वे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। जितने भी लोग नगर में आए हैं सब अपने अपने तरीके से जुटे हुए हैं। कोई तो रात भर में पूरी ताकत लगाकर महल बना भी देता है तो सरोवर, उपवन, हंस का जोड़ा तैयार नहीं कर पाता। कोई सरोवर बना देता है तो महल और उपवन रह जाता है। कोई सरोवर और महल भी बना देता है तो उपवन रह जाता है। एक दिन में उपवन कैसे तैयार हो जाएगा? यह शर्त बिल्कुल असंभव सी जान पड़ती है। ठीक है, मैं भी इसमें भाग लेकर देखता हूं। अरुण ने यह बात कही तो शर्त को पूरी करने आए हुए लोग हंसने लगे। इसकी देखो, यह तो बिल्कुल पागल है। हम लोग इतने भारी इंतजाम और मेहनत से जुटे हैं, तब कुछ नहीं हो पा रहा और यह अपनी डींगे हाँक रहा है। भाई, तू क्या विश्वकर्मा है? एक ने उससे पूछा। एक तो उसकी उम्र, दूसरे उसकी बात, तीसरे उसे बिल्कुल अकेले देखकर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे उसे पागल समझ रहे थे। राजकुमारी इसे देखते ही इसके गले में वरमाला डाल देगी। सरोवर बनवाने में लगे हुए एक आदमी ने कहा। दूसरा बोला, भाई, पहले तो तू अपना दिमाग का इलाज करा ले।
दोनों अरुण की दिमागी हालत पर संदेह करने लगे, लेकिन अरुण ने इन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। रोज नियत समय पर मंच सजाया जाता, जहां पर राजकुमारी अपने साथियों के साथ वरमाला लेकर आती थी और देखती थी कि उस दिन भी कोई भी प्रतियोगिता में प्रतियोगी सफल नहीं हो सका तो वह ऐसे ही लौट जाती थी। अरुण ने भी प्रतियोगियों में जाकर अपना नाम दर्ज करवा दिया और वह भी सभा स्थल में जा पहुंचा। शाम को उसने देखा, जगमगाती रोशनी के बीच राजकुमारी चित्रा अपनी सखियों के साथ आ रही थी। सभा मंडल में ऊंचे सजे हुए भव्य मंच पर पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन आज भी कोई प्रतियोगी सफल नहीं हुआ था। उसके पिता राजा चित्रकेतु को अब लगने लगा था कि उसकी बेटी अब कुंवारी ही रहेगी, उसका विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस शर्त को पूरा करने वाला इस धरती पर शायद कोई है ही नहीं। लेकिन उन्होंने इस कठिन शर्त को रखा ही क्यों? अरुण ने पास बैठे एक व्यक्ति से पूछा तो वह बोला, इसकी भी एक कहानी है। यह राजकुमारी कोई साधारण राजकुमारी नहीं है, यह गंधर्व राज की बेटी है जिसने यहां आकर जन्म लिया है। राजा को स्वप्न में यह बात खुद गंधर्व राज ने बताई थी कि एक बार राजकुमारी से कोई गलती हो गई तो गंधर्व नगर के नियमों के अनुसार उसे उसका प्रायश्चित करना पड़ा। उसी प्रायश्चित स्वरूप उसने यहाँ राजा चित्रकेतु के यहाँ जन्म लिया है। तभी तो देखो, राजकुमारी का रूप साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है। उसके बाल सोने के हैं और उसकी आंखें नीली हैं, चमकती हुई हैं, और उसके कपड़े भी तो देखो, इस धरती के लग रहे हैं। ऐसे जगमगाते 7 रंग के झिलमिलाते कपड़े इस धरती पर तो है ही नहीं, और यह कपड़े उसके नित्य नव रंग बदलते रहते हैं, कभी पुराने नहीं होते। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह देव बाला है, इसलिए उसके लिए विलक्षण प्रतिभा वाला वर ढूंढा जा रहा है। ओह, तो यह बात है। उसने राजकुमारी की ओर देखा। सचमुच उसकी नीली आंखें बिल्कुल शांत स्वच्छ जल वाली झील की याद दिला रही थी। उसके बाल सोने के थे। अपने निश्चित समय तक रुककर राजकुमारी धीरे धीरे वापस चली गई, क्योंकि कोई प्रतियोगी नहीं जीता था। अब प्रतियोगिता के बस 2 ही दिन रह गए थे, उसके बाद स्वयंवर खत्म था। अरुण चारों तरफ घूम घूम कर देखता रहा। सबके प्रश्न देख देख कर उसको हंसी आ रही थी और वह मन में सोच रहा था कि देखो, जब पता है यह संभव नहीं है तो फिर भी लोग कैसे जुटे हुए हैं। यह तो अभिलाषा और कामना का माया जाल होता है। रात के अंतिम पहर में उसने जल लगाकर उस अंगूठी को धोया और कहा, सत्य राजा वासुकी की अंगूठी की जय हो। अंगूठी मेरे लिए एक शानदार महल, एक फलों का उपवन और एक सरोवर बना दे, जिसमें सफेद हंस का एक जोड़ा तैर रहा हो। ये सब चीजें विलक्षण हों और इस धरती पर सबसे सुंदर हों। उसके ऐसा कहते ही एक गगनचुंबी महल बनकर तैयार हुआ, जो विभिन्न रत्नों से जड़ा जगमगा रहा था। अद्भुत नक्काशीदार ऐसा महल धरती पर तो किसी ने नहीं देखा था। उसकी अट्टालिकाएं गगन से बात कर रही थी। उसके झरोखों की शान ही निराली थी, जिसमें अद्भुत रंगों से झिलमिलाते रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। फूलों का उपवन ऐसा था जिसमें विभिन्न प्रकार के दुर्लभ फूल खिले हुए अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। उन पर उड़ती हुई तितलियां और रंग बिरंगी खूबसूरत चिड़ियां अपने मधुर कलरव से उपवन को गुलजार कर रही थी। पूरे बगीचे में जगह जगह पर संगमरमर की मूर्तियों वाले फव्वारे बरबस ही सबका ध्यान खींच रहे थे। खूबसूरत वृक्षों पर फूलों द्वारा वल्लरियों ने लिपटकर मनमोहक कुंज बना दिए थे। खुशबू, रंगों और सुंदरता का ऐसा अद्भुत संगम दुर्लभ था। उसके पास ही सरोवर का स्वच्छ जल स्फटिक की तरह चमक रहा था। सरोवर के चारों तरफ संगमरमर का घेर बना हुआ था। उसके किनारे किनारे विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर में सफेद हंसों का जोड़ा तैर रहा था। सवेरे उठकर
जिसने भी उस दृश्य को देखा तो वह आश्चर्य से स्तंभित होकर रह गया। और जब पता चला कि यह अरुण ने बनवाया है तो सबने उसे घेर लिया और उससे पूछने लगे, भाई तू क्या जादूगर है? कल जो लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे आज वे उससे विनती करके पूछ रहे थे, भाई बता दे तू कौन है? और अरुण वह तो बस मुस्कुराए जा रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब लोगों ने कहा कि चमत्कारी लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें देखने से कुछ पता नहीं चलता और उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। यह समाचार जब राजा चंद्रकेतु तक पहुंचा तो वे खुशी से झूम उठे। राजमहल में भी यह समाचार पहुंच गया। राजकुमारी चित्रा भी खुश हो गई। अब उसके जयमाल के भव्य आयोजन का इंतजाम होने लगा। आज सभा स्थल की सजावट की बात और ही थी। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे, नृत्य गायन का आयोजन हो रहा था। राजकुमारी मंथर गति से चलती हुई आ रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी सखियां फूलों के थाल लिए चली आ रही थी। उनके ऊपर लड़कियां पुष्प वर्षा कर रही थी। राजकुमारी मंच पर आई और उसने अपने सामने खड़े हुए अरुण को संलज्ज दृष्टि से देखा। अरुण इस समय बेशकीमती कपड़ों में सजा हुआ खूबसूरत राजकुमार लग रहा था। अरुण की सुंदरता को देखकर चारों तरफ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। राजकुमारी चित्रा और अरुण की जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमारी चित्रा ने अरुण के गले में वरमाला डाली और उन दोनों का बड़ी ही धूमधाम से विवाह हो गया। राजा चित्रकेतु की राजकुमारी अकेली ही संतान थी, इसलिए उन्होंने अरुण को अपने देश का उत्तराधिकारी घोषित करके उसका राज तिलक कर दिया। अब अरुण वहां का राजा बन चुका था। अरुण ने उड़न खटोले में बैठकर उसे आदेश देकर कहा, उड़न खटोले चलो मेरे घर पर चलो, जहां मेरी मां मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उड़न खटोला उड़ चला और अरुण को उसके राज्य माधव नगर में जाकर उतारा। सचमुच वहां उसकी मां रो रो कर परेशान हो रही थी और वह सोच रही थी कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ है। जब वह सांप को छोड़ने गया और लौट कर नहीं आया, कहीं सांप ने उसको काट तो नहीं लिया। उड़न खटोले से उसने राजसी पोशाक में जब अरुण को उतरते देखा तो वह एक बार तो उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन अरुण दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसके पैरों को छूकर बोला, मां चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहां बेटा, तू कहां चला गया था? मैं तो यहां तेरे लिए रो रो कर परेशान हो गई। अरुण ने उसे अपनी सारी आप बीती सुना डाली और कहा, चलो मां अब अपने महल में चलते हैं। अरुण और उसकी मां उड़न खटोले पर बैठ गए। अरुण ने अपनी बिल्ली और तोते के पिंजरे को भी रख लिया था। इतने दिनों में बिल्ली की उसकी मां ने खूब सेवा की थी और तोता भी बहुत प्रसन्न होकर टैं टैं करके उससे बातें कर रहा था। उड़न खटोले ने सभी को जाकर रूपनगर में उतार दिया। उसके बाद पुनः अदृश्य हो गया। सभी लोग सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन रानी चित्रा को जब भी अपने गंधर्व नगर की पूर्व जन्म की याद आती तो वह उदास हो जाया करती थी। अरुण ने उससे कई बार इसके विषय में पूछा था, लेकिन उसने बताया ही नहीं था। उसे पता था कि उसके महल के सरोवर के थोड़ी दूर से होकर जो स्वर्ण नदी जाती है, कई नगरों को पार करती हुई वहां पहुंचती है। जिस निर्जन जंगल में उसके गंधर्व नगर की सखियां और अन्य गंधर्व आते हैं, वे नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद जंगल में अपने किलोल करते हैं। चित्रा उन स्मृतियों में डूब जाया करती है। उसकी सखियां उससे बहुत प्यार करती थी। उनको अपनी याद दिलाने के लिए कभी कभार वह कोई ना कोई ऐसी चीज नदी में प्रवाहित कर देती हैं जो वहां जाकर उनको मिलती है। उसके सोने के बालों की सुंदरता पर उसकी सखियां मोहित रहती थी। जब कभी भी वह सरोवर में अपनी दासियों के साथ स्नान करने जाया करती है और नहाते समय बाल टूट जाते हैं, तो उन्हें कमल के फूल पर दोना बनाकर
उसमें बालों को रख कर प्रवाहित कर देती है। उसके मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा दबी होती है कि क्या जाने कहीं सुदूर निर्जन के एकांत में उसके आत्मीय जनों और सखियों को यह दोना मिलेगा तो उसके सोने के बाल उस निर्वासित प्रदेश में रह रही राजकुमारी की स्मृति से उनको विह्वलता से भर देंगे। कल कल छल छल बहती, उछलती कूदती अपनी मंजिल पर तेजी से जाती नदी में ये दोने ना तो गल सकते हैं ना टूट सकते हैं, क्योंकि ये जादुई सरोवर के दुर्लभ कमल होते हैं। इनमें चित्रा का जादुई स्पर्श होता है। ऐसे ही एक दिन नहाते समय उसके जो बाल टूटे उसने कमल के दोने में रखकर नदी में बहा दिए। नदी की तो प्रकृति ही है बहना, और उसके साथ जो भी चीजें आकर मिलती हैं उन्हें भी बहा कर ले जाती है। वह दोने को अपने साथ बहाती ही नगरों, शहरों, गांवों, जंगलों को पार करती ही ऐसी जगह पर ले आई जहां चंदनपुर का राजकुमार समर प्रताप शिकार खेलने आया हुआ था। जंगल में प्यास से व्याकुल होकर वह स्वर्ण नदी से पानी पीने के लिए घुसा। अंजलि में भरकर उसने पानी पिया और जैसे ही खड़ा हुआ कि उसने देखा एक कमल का फूल का दोना बहता हुआ चला आ रहा है। उसने वह दोना उठा लिया। उसने दोने को खोला तो उसमें चमकते हुए सोने के बालों को देखकर वह हैरान रह गया। सोने के बाल भला किसके हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा आकर्षक था बालों में, कुछ ऐसी तरंगें प्रवाहित हो रही थी। वह जितना भी उनके बारे में सोचता गया धीरे धीरे उतना ही उसके आकर्षण में डूबता गया। मन ही मन में उसने कल्पना में एक तस्वीर बना ली। उस तस्वीर में उसका मोह बढ़ता गया। घर आकर उसने एकांतवास कर लिया और दिन रात उसी की कल्पना करने लगा कि वह लड़की कैसी होगी जिसके बाल सोने के होंगे, वह स्वयं कितनी रूपसी होगी। उसके पिता राजा चंद्र प्रताप ने अपने राजकुमार युवराज समर प्रताप को एकांतवास करते देखा और सुना कि वह कुछ खा पी भी नहीं रहा है, तो उसे बुलाया और पूछा, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, पिताजी, मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसके सोने के बाल हों। यह सुनकर राजा हंसने लगा और बोला, भला ऐसी कौन सी लड़की होगी? उसने बाल दिखाए जिससे राजा को मानना पड़ा कि वास्तव में ये तो सोने के ही बाल हैं, पर ऐसी लड़की को कैसे खोजा जा सकता है? चंद्र प्रताप ने सोच में डूबते हुए कहा, पिताजी, वह आप जानो, मैंने तो अपना फैसला बता दिया। ऐसा कहकर समर प्रताप वहां से चला गया। उनके यहाँ एक खुर्राट वयोवृद्ध बुढ़िया थी। उसका नाम सलाका था, जो गुप्तचरी के काम में राजा की मदद किया करती थी। चंद्र प्रताप ने उसे को बुलाया और उसके सामने सारी समस्या को रखा। सलाका ने सुना और हंसकर बोली, बस इतनी सी बात, समझ लो यह तो चुटकियों में हल हो गई। मैं क्या नहीं कर सकती हूँ? आसमान में छेद कर सकती हूँ, उसमें ठेंगले लगा सकती हूँ, बने को बिगाड़ सकती हूँ, बिगड़ी को बना सकती हूँ। यह तो बहुत आसान सा काम है, आप निश्चिंत रहें। सलाका वहां से चली गई और अपने काम पर लग गई। उसने समर प्रताप से जाकर पूछा कि वह दोना कौन सी दिशा से आ रहा था। समर प्रताप ने बताया कि उत्तर दिशा से आ रहा था। तो उसने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, स्वर्ण नदी की उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी तक उसके किनारे पड़ने वाले हर राज्य में जाकर पता लगाओ कि वहां कौन ऐसी राजकुमारी या रानी है जिसके सोने के बाल हों। ठीक है, जैसी आज्ञा, कहकर सैनिक चले गए। थोड़े ही दिनों में उन्होंने आकर बताया कि यहां से 80 योजन की दूरी पर रूपनगर नामक देश है, वहां की रानी के बाल सोने के हैं। सलाका खुश हो गए, उसका काम बन गया था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, ठीक है, अब मुझे रूपनगर में छोड़कर आओ। सैनिकों ने सलाका को रूपनगर में ले जाकर छोड़ दिया। सलाका ने अपना
एक भले घर की सज्जन बुढ़िया का रूप बनाया। उसे देखकर लगता था कि यह बड़ी ममतामयी माँ है। वह अरुण के महल में जा पहुंची। दासियां ने उसे ले जाकर रानी चित्रा के सामने कर दिया। सलाका चित्रा को देखकर ठगी सी रह गई। वह उसका अद्भुत रूप देखकर अपनी आंखें झपकाना ही भूल गई। चित्रा ने उससे पूछा, आप कौन है माँ जी? सलाका ने संभल कर कहा, बेटी मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी बुआ। चित्रा ने सोचा कि यह बुआ बता रही है और उसकी बुआ है ही नहीं, तो स्पष्ट बात है कि यह अरुण की बुआ है। अगर ना पहचानने की बात करती तो उसको दुख लगेगा, इसलिए उसने ज्यादा नहीं पूछा और सलाका के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। जब सलाका का बहुत सत्कार हुआ, अरुण लौटकर आया तो उसने देखा कि सलाका की बड़ी आवभगत हो रही है और चित्रा उसे बुआ कह रही है, तो वह भी उसे बुआ कहने लगा। अरुण की माँ इस समय तीर्थ करने गई हुई थी। इस तरह से सलाका की वहां पैठ बन गई। अब वह ज्यादातर चित्रा से उसकी बातें खोद खोद कर पूछा करती। राजकाज के कारण अरुण हर समय महल में तो बैठा नहीं रह सकता था। उस समय सलाका चित्रा से मीठी मीठी बातें किया करती थी। एक दिन सलाका ने चित्रा से कहा, बेटी एक बात बताओ, यह अरुण तो बहुत गरीब था और तुम राजकुमारी थी, फिर तुमने इससे विवाह कैसे कर लिया? यह तो कभी तुम्हारे लायक नहीं था। चित्रा ने सोचा कि बुआ कितनी भली हैं कि अपने ही भतीजे का पक्ष ना लेकर मेरे हित की बात कह रही हैं। चित्रा बोली, मैंने यह कभी पूछा नहीं। उनके पास कोई जादुई शक्ति है, वो कोई साधारण नहीं है, जो आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगला भाग सुनना है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।